students, you all are welcome in this period. The topic is democracy in the contemporary world. अर्थात समकालीन विश्व में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, इस पर हम लोग previous day we are discussing about a true story and we have already find out that democratic system is the better system of all others than all other systems. तो इसमें हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे थे उन दो कहानियों के, एक जिले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 1970 में निर्वाचित सरकार हुई, फिर 1973 3 साल के बाद कैसे मिलिट्री कॉप्ट के माध्यम से तख्ता पलट कर दिया गया, यानी जबरन निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका गया और बलपूर्वक शासन किया गया। सैन्य तानाशाह की स्थिति थी। फिर उसी प्रकार से दूसरा भी एक उदाहरण हमने देखा है कि कैसे पोलैंड में बलपूर्वक आंदोलन को दमन करने की नीति अपनाई गई और अंततः लेक वालेसा जो एक इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने अंततः कैसे अपने नेतृत्व में एक जन आंदोलन का जो उबाल था उसको देश के मानस पटल पर रखा और अंततः उसके पीछे डिटेल्स है, आप सब जान चुके हैं। तो उसके बारे में देखा गया कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद भारी बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी और वही पोलैंड के राष्ट्रपति भी हुए, लेक वालेसा। तो अंततः भले ही कुछ कालखंड के लिए लगता है कि जबरन सत्ता को काबिज कर लिया जाता है, किंतु ओवरऑल अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि देश की जनता, आवाम की जनता लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को ही श्रेष्ठतम मानती है। तो इसमें अब आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे उसको मतलब वर्ल्ड यानी विश्व के मानस पटल पर संपूर्ण देश को, यानी जितने भी देश है सभी राष्ट्र को का जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को किस प्रकार से क्रमानुसार और अधिक फैलाने का कार्य किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे अन्य प्रकार के शासन तंत्र, तानाशाह, हिटलरशाही या राजतंत्र, जिस किसी भी प्रकार का शासन तंत्र है, वहां ऐसे शासन तंत्र से वहां की जनता अंततः उन्हें अवॉइड किया गया जनता के द्वारा और धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर लोग आगे बढ़ने लगे। तो इसको 3 श्रेणियों में, 3 फेज में आपके पुस्तक में स्पष्ट किया गया है। एक तो 1950 तक का है कि 1950 ईस्वी तक में विश्व में कुल कितने ऐसे राष्ट्र थे जहां की लोकतंत्रीय शासन प्रणाली थी। दूसरा फिर 1950 से लेकर 1975 के समय में कालखंड में, और तीसरा 1975 से 2000 के कालखंड में। तो विश्व के मानचित्र को देखने से स्पष्ट पता चलता, जो आपकी पुस्तक में स्पष्ट है
कि कैसे शेडेड करते हुए लोकतंत्र को दिखाया गया, जहां बिफोर 1950 में बहुत कम ही राष्ट्रों में लोकतंत्र कायम हो पाया था, वहां 2000 के बाद का यदि हम मानते 2000 की ईस्वी में जब देखते हैं तो पता चलता है कि धीरे धीरे उत्तर विश्व के मानस पटल पर अधिक से अधिक राष्ट्र लोकतंत्र को कायम करने में सफल हो पाए। इसके बाद क्या है कि कई राष्ट्र पहले विश्व के अधिकांश राष्ट्र ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जाना जाता था। अब क्या है कि धीरे धीरे स्वतंत्रता की लड़ाई के पश्चात कई राष्ट्र को बहुत पहले ही आजादी मिली। आपको 1789 की बात याद है, फिर 1917 की बात आप जानते होंगे, 1977 की बात जानते हैं। 1917 लेनिन के दौरान स्ट्रगल हुआ था, उसमें रसा को सोवियत संघ को आजादी मिली थी। 1789 में फ्रांस को आजादी मिली थी। 1976 में अमेरिका को आजादी मिली, यह भी एक उपनिवेश के अंतर्गत था। और धीरे धीरे कई राष्ट्र कई प्रांत को एक यूनाइटेड करके एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, यूएसए जो है, ठीक है। लेकिन भले ही बहुत पहले विभिन्न राष्ट्र को आजादी मिली, किंतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अवसर बहुत बाद के कालखंड में सबों को मिला। यहां वयस्क यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से तात्पर्य है ऐसे राष्ट्र से जहां पर संवैधानिक दृष्टिकोण से ऑल दोज पीपुल्स हु आर एटलीस्ट 18 years and more than 18 years there is a provision to provide some rights for elect to their government. It means that rights are right to votes. अर्थात ये भिन्न भिन्न राष्ट्र में एक आध वर्ष 2 वर्ष का अंतर भी है। पहले जैसे आपने ही यहाँ 21 वर्ष था, किंतु बाद के कालखंड में उन्हें 18 वर्ष किया गया। यानी कि इससे तात्पर्य यह है कि एक ऐसा अधिकार दिया जाना जो बिना किसी भेदभाव के, अर्थात कास्ट, क्लास, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड कलर्स, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशंस according to the basis of these caste, classes, religion, gender and colors, without any discrimination. All those people who are adult, they have right to vote for the choose their government. यानी वे सभी नागरिक जो वयस्क है, वयस्क से तात्पर्य ऑल दोज पीपुल हु हैव मैच्योरिटी, हु आर 18 ईयर। जैसे अपने देश में क्या है कि 18 वर्ष है, कहीं कहीं 20 वर्ष भी है, कहीं कहीं 21 वर्ष भी है। तो यानी ऑल दोज पीपुल हु आर एडल्ट, दे हैव राइट्स, that rights are given by the different constitution by different countries.
to choose their government by the process of voting. तो ये क्या है कि ये आर्टिकल अपने देश के संविधान में स्पष्ट व्याख्या है। आर्टिकल 326 के अंतर्गत इस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कलर इत्यादि। तो इस प्रकार से क्या है कि इसका जो बिना विभेद किए हुए सार्वभौम रूप से, यानी सभी को जो एडल्ट है उन्हें एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया, जिसके तहत व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने की पूरी आजादी है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब है कि राष्ट्र, कई ऐसे विश्व के राष्ट्र हुए जिनको की आजादी बहुत पहले मिल गई। अब जिससे अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका को 1776 ईस्वी में आजादी मिली, किंतु वहां पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा रंगभेद की नीति वहां पर अपनाई गई थी कि सभी नागरिकों को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। गोरे, आप सबको ज्ञात होगा कि अमेरिका में कैसे गोरे और काले के बीच में विभेद उत्पन्न किया जाता था। तो उन्हें 1965 ईस्वी में जाकर के सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला। फिर उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1789 में फ्रांस था, उसको अधिकार कब मिला। फिर देखिए उसी प्रकार से क्या है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक ऐसा राष्ट्र है जो 1893 ईस्वी में उन्हें इस प्रकार का सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अवसर मिला। रशिया 1917 में, जर्मनी 1918 में, नीदरलैंड में 1919 में, ब्रिटेन में 1928 में। ये नहीं कि ब्रिटेन दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों पर हुकूमत करता था तो उनको शुरू से ही इस प्रकार का अधिकार था, नहीं। वहां के सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से जो आजादी दी गई थी सरकार चुनने की, वो 1928 ईस्वी की बात है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो स्टेज है वो 1928 ईस्वी की है, जो ब्रिटेन में इस प्रकार की स्थिति बनी। फिर उसके बाद 1931, ये भारत से बहुत पहले ही इनको आजादी मिल गई थी। ये 1931 ईस्वी की बात है। लेकिन वहां की स्थिति अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि वहां तमिल और सिंहला आदि के बीच में इस प्रकार का विभेद किया जाता है कि वहां नरसंहार का कारण है, जो हम पहले ही उदाहरण के रूप में बता चुके हैं। आगे क्लास 10 में जब आप जाएंगे तो उसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। फ्रांस में क्या है, 1944। अब देखिए फ्रांस में क्या है कि 1789 में वो आजादी मिली, किंतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अवसर कब मिला, तो 1944 ईस्वी मिला। जापान में 1945 एटम बम उसी वर्ष वहां पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। भारत को 1950 ईस्वी में। फिर अमेरिका में हम पहले ही बता दिए हैं कि 1965 ईस्वी, कहा 1776। देखिए आजादी 1776, किंतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अवसर की आजादी का अधिकार 1965 ईस्वी में दिया गया। और बहुत बाद में आकर के साउथ अफ्रीका में 1994 में, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा 10th में करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वयस्क मताधिकार का अवसर देश के कुछ राज्यों को हम विभिन्न ईस्वी के रूप में स्पष्ट किए हैं। तो तात्पर्य यह है कि भले ही राष्ट्र कुछ पहले क्यों न
को आजादी मिली हो, किंतु वयस्क मताधिकार का, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अवसर लोगों को बाद के कालखंड में क्रमशः संघर्ष करने के पश्चात मिला, जो पहले मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार से these are the features of democratic system, because everyone has a right, everyone has equal rights in this system, and they express to their opinion, they choose to their government. These type of features are democratic system. So that is why most of the countries are those which country have other ruling system, that those countries are now in favor of democratic system. यानी कि यही कारण है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली बहुत से राष्ट्र में आज देखने को मिलता है दुनिया में, किंतु कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां अन्य प्रकार की शासन प्रणाली है, वहां भी अब इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को सोचने के लिए मजबूर हो रही है वहां की जनता। यानी कि इतना इंप्रेस हो रही है कि वहां भी सुबुगाहट होने लगी है कि वहां, यानी हमारे यहाँ भी इस प्रकार की लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम हो। और फिर यदि ऐसा नहीं है, इस प्रकार की विशेषता नहीं है, गुण नहीं है, तो क्यों दुनिया के अधिकांश राष्ट्र इस प्रकार के शासन प्रणाली को अपनाने के लिए बाध्य हो गया है और जनता वहां की इस प्रकार का डिमांड करते रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, फिर अगले दिन हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।